हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं आपके इस चैनल पर। तो आपके लिए गद्यांश कोई नहीं पढ़ाता है। आपको पता है, एक दो क्लास पढ़ा के सभी लोग छोड़ देते हैं कि गद्यांश तो ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी का जो गद्यांश है वो 10 नंबर का आता है। हिंदी 30 नंबर की रहेगी, उसमें से 10 नंबर का गद्यांश आएगा। और 5 मिनट में आप इस गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो समय है वो और सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, उनके लिए आपका बच जाएगा। तो वहां पर आप कम से कम 2-3 प्रश्न और अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि समय मिल जाएगा। सीटेट की एक खास बात है, इसका प्रश्न पूछने का तरीका अलग ही है, बिल्कुल डिफरेंट है। अ, और परीक्षाओं में जो गद्यांश पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, लेकिन सीटेट का जो गद्यांश पूछा जाता है हिंदी का, उसको करने का तरीका ही अपने आप में अलग है। और अगर आप इसको नहीं देख कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे। 4-5 नंबर आपके घट जाएंगे, ये मान लीजिए। 10 में से आप 5-6 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, बाकी आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है कि कैसे हम गद्यांश को सॉल्व करें। पिछली मेरी वीडियोज हैं, लगभग 6 गद्यांश मैंने सॉल्व करा रख चुके हैं अभी तक। प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह देख लीजिएगा, नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि क्लासेस आपके लिए बेहतर होनी चाहिए और क्लास आप लेते रहिए, वो डिपेंड करता है, वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे भाई, ये जो आपका पेपर है, और ये पेपर है 2023 जनवरी का, जिसमें ये गद्यांश पूछा गया था। और इस गद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं, मैंने पेपर ही उठा लिया है। पेपर उठाने का कारण यह था कि आपको पता लग जाएगा डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा गद्यांश पूछा जाता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो ऑथेंटिक, यानी कि जो ऑथेंटिक चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, जिसका बेनिफिट आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, और इसको हल करने का क्या तरीका है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, जो भी मैं आपको बताऊं, जैसे आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर देते समय जो आपको पॉइंट्स, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप उन पॉइंट्स को जो आपको पेज मिलेंगे, 2 पेज मिलेंगे, उस पर साइड में नोट करते जाइएगा, जिससे आपके आंसर 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त का मतलब हो गया, आपके हो सकता है आंसर 2 सही हो, लेकिन उनमें से भी कौन सा बेस्ट है वो आपको देखना होगा। गद्यांश पढ़ते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या होती है, शिक्षित व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है। अब शिक्षित व्यक्ति की पहली पहचान होती है मातृभाषा में दक्षता। पहला प्रश्न, कोई ना कोई प्रश्न आपको इस लाइन से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस लाइन में प्रश्न है। क्लियर है मेरे भाई। आगे पढ़ते हैं। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो। तो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, ऐसे व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है। ये किस देश में माना जाता है? ये हमारे देश, दुर्भाग्य से हमारे भारत देश में माना जाता है। मातृभाषा का यहाँ इतना रोल नहीं दिखाया गया है। गद्यांश में चाहे कोई बात सही लिखी है या गलत लिखी है, आप उसे 100% ट्रू मानेंगे। आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे कि ये तो होता ही नहीं है। कुछ भी लिखा है, गलत भी लिखा है, तो आप उसे सही मानेंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो गलत कर जाएंगे। आगे देखते हैं। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत, बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है भाई साहब मेरे को, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं। सुसंस्कृत, और ऐसा अगर कोई वर्ड देखने को मिलता है मुझे, तो मुझे याद आता है प्रत्यय उपसर्ग का कोई सवाल बनने के चांस बनते हैं ऐसे वर्ड से। तो संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके पास अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो। कहां पर? उसके घर में। ये प्रश्न बन सकता है। जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे कवि और लेखक कौन है। इससे क्या पता चलता है कि भाषा के अच्छे कवि और लेखक कौन है? तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है, यहाँ प्राय घर
साज सज्जा। अब ये जो वर्ड दिख रहा है ना साज सज्जा, यहाँ कोई व्याकरण का प्रश्न बन सकता है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब भारत की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हिंदी भाषा की पुस्तक है वो तो दिखाई इतनी ज्यादा नहीं देती, लेकिन विदेश में देखा जाए तो उनकी मातृभाषा की पुस्तकें ज्यादा दिखाई देती, जिससे वहाँ के कवियों और लेखकों के बारे में उनको पता चलता है। भारत में ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। यह दुरावस्था वर्ड अच्छा है, दुरावस्था कोई ना कोई प्रश्न बनने के चांस है। यह दुरावस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु वह सुदशा नहीं है, दुरावस्था ही है। आप इसे सुदशा ना कहकर आप किसे क्या कहेंगे, दुरावस्था ही कहेंगे। ये भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। और जब तक यह दुरावस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है गद्यांश का, गद्यांश का कहने का मतलब है कि जब तक हम अपने कवियों के बारे में, प्रकाशित लेखकों के बारे में, प्रकाशकों के बारे में, अपनी मातृभाषा के बारे में देंगे और हम अपनी सेकंड लैंग्वेज जिसे हम हिंदी बोलते हैं उसको ज्यादा महत्व देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुसंस्कृत बोलिए, शिक्षित कहिए, ऐसा कहना न्याय संगत अधिकार नहीं है। तो मैंने भाई जो भी पॉइंट लिखे हैं इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख पहचान होती है। सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख पहचान होती है, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख पहचान होती है वह अपनी मातृभाषा में दक्षता हो, वह अंग्रेजी भाषा में दक्षता हो, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में नहीं, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो उसकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, वो उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए बंदा। क्लियर है। तो अपनी मातृभाषा में दक्षता होनी चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। और यही बात गद्यांश में भी लिखी थी, मैंने आपको बोला भी था कि इससे प्रश्न बन सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अपनी मातृभाषा तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता हो, बात ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा तथा किसी अन्य विदेशी भाषा में, ऐसा नहीं है। तो भाई मेरे सीधा सीधा बात है, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, पॉइंट को नोट भी किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी भाषा में दक्षता हो संसार के अन्य देशों में, हाँ ये वाली बात है। यहाँ पर लिखा था, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है या नहीं, ये वाली बात थी। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना। क्लियर है मेरे भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगाइए इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करिए। भारत देश में किसे शिक्षित समझा जाता है, तो यानी कि एजुकेटेड किसे समझा जाता है, शिक्षित किसे समझा जाता है। जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो, जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, जो अपनी मातृभाषा तथा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो, जो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो। तो यहाँ पर बात करें, देखिए अपनी मातृभाषा में दक्ष हो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है विदेश में, यानी कि दूसरे देशों में देखने को मिलता है। जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, इसको बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो उसे शिक्षित समझा जाता है। तो ये वाली बात ठीक है। जो अपनी मातृभाषा तथा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो, तो ये भी बात सही नहीं है। जो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो, तो इससे भी बेहतर ये मान लिया जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किसी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, दक्ष हो, प्रोफिशिएंट हो, उसको हम शिक्षित कहेंगे। भारत के अंतर्गत ऐसा ही कल्चर है भाई मेरे, जो कि नहीं होना चाहिए, न्याय संगत अधिकार नहीं है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है। मैंने इसको पहले ही हेड कर दिया था, हाईलाइट किया था कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और अक्सर ऐसा कोई वर्ड देखने को मिलता है तो प्रत्युपसर्ग के सवाल मिलने को देखने को मिल सकते हैं, पर्यायवाची के सवाल देखने को मिल सकते हैं, विलोम शब्द के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये वाले प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। हालांकि ये सवाल कुछ अलग है, संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है, बात संसार की हो रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार संसार वाली बात, जो
गद्यांश में की गई थी। यहां पर देखें संसार की जो बात की गई थी गद्यांश के अंतर्गत, तो मेरे भाई सुसंस्कृत व्यक्ति, यहां पर देखें संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता चलता रहे कि उनकी भाषा के अच्छे कवि लेखक कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत की स्थिति कुछ अलग ही है। यहाँ पर आपकी मदर टंग के साथ आपकी लैंग्वेज है तो काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है। विकल्प देख लेते हैं, जिसका घर सुंदर कलात्मक ढंग से हो। एक बात बताइए, क्या घर की बात की गई है? घर की बात की गई है। घर में क्या होनी चाहिए? सुसंस्कृत आपकी बुक्स होनी, कुछ पुस्तकें हैं वो होनी चाहिए, जिससे लेखकों के बारे में, प्रकाशकों के बारे में पता चलता है। क्लियर? तो यहाँ पर घर और कलात्मक ढंग से सजा हो, घर की तो बात ही नहीं की है कि घर कैसा सजा है। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, गद्यांश में जो बोला है उसके अनुसार चलना है। जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा उससे अपनी भाषा के लेखकों और कवियों के बारे में पता चले, यही तो अभी लिखा था। जिसके घर में फ्रेंच भाषा, एक बात बताओ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या गद्यांश में कहीं फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ लिखा था? अपनी मातृभाषा के बारे में लिखा था और अंग्रेजी भाषा के बारे में लिखा था। फ्रेंच के बारे में कुछ था ही नहीं, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में फ्रेंच भाषा के साहित्य की पुस्तकों का संग्रह हो, फ्रेंच का तो कोई गद्यांश में नाम ही नहीं है। जिसके घर में अंग्रेजी भाषा साहित्य की पुस्तकों का संग्रह हो, अंग्रेजी भाषा का नहीं होना चाहिए। सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाएगा? जिसके घर में क्या होनी चाहिए? मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह तथा उसे अपनी भाषा के लेखक और कवियों और प्रकाशकों के बारे में पता चलता है। क्लियर है मेरे भाई? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। देखा ना, ये होता है तरीका सॉल्व करने का। अगर आप इस गद्यांश को पहले नहीं करके जाएंगे, दीक्षित सर की क्लास लेके नहीं जाएंगे, तो 100% 5-6 क्वेश्चन ही सही होंगे, 5-6 गलत होंगे, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। भारतीय घर में साज सज्जा, जब ये वर्ड आया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था, बोला था प्रश्न बन सकता है। भारतीय घर में साज सज्जा, अभी एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जो मैंने हाईलाइट ना किया हो और वो आ गया। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ। भारतीय घर में साज सज्जा के लिए होते हैं, अब क्या होती हैं साज सज्जा के लिए? मातृभाषा की साहित्यिक पुस्तकें, ठीक है भाई। आधुनिक उपकरण, उपकरणों की बात कहीं की गई है इसमें? कहीं नहीं है। प्राचीन उपकरणों की बात नहीं की गई। संदर्भ पुस्तकें, एक बात बताओ, संदर्भ पुस्तकों की कुछ बात की गई है? इन कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। मातृभाषा की साहित्य पुस्तकें होनी चाहिए, जो आपकी मदर टंग में जो आपकी पुस्तक है वो होनी चाहिए, ये काफी अच्छी है। बाकी इसके बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या बोला गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साज सज्जा की जो बात की गई थी, यहाँ की थी। भारत में स्थिति दूसरी है, यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, आधुनिक उपकरण तो होते हैं, अब आप इसको लगा सकते हो, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तकें या पत्रिकाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये वाली बात थी यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर भी क्या है, पुस्तक साज सज्जा के लिए क्या होते हैं? तो आधुनिक उपकरण तो होते हैं। हाँ जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आधुनिक उपकरण तो होते हैं। क्या होते हैं? आधुनिक उपकरण तो होते हैं, लेकिन मातृभाषा की पुस्तकें नहीं होती हैं। ये अगला वाला स्टेटमेंट था, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, फर्स्ट को काट दीजिएगा, क्योंकि कौन सा हो जाएगा? आधुनिक उपकरण तो होते हैं, ये वाली बात बोली गई थी। तो गद्यांश के अनुसार चलना है, कोई भी गलती कर सकता है। क्लियर? तो गद्यांश के अनुसार चलना है, गद्यांश में जो भी लिखा है उसके अनुसार आपको 100% मान के चलना है। नेक्स्ट, भारतीय घरों में अपनी भाषा की पुस्तकें न होना किसका परिणाम है? परिणाम हो सकता है अपनी भाषा के प्रति हीन भावना का होना, ना जीना, अपनी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध ना होना। एक बात बताओ, अपनी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, रामचरितमानस कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं भी चले जाओ, जहां चाहोगे वहां मिल जाएगी। गीता की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, आपके जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, मुंशी प्रेमचंद का गबन गोदान ये नहीं मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, हर जगह उपलब्ध है। अपनी भाषा की पुस्तकें छापने की सुविधा ना हो, भारत में क्या छापने की सुविधा की कमी है? एक ऐसा देश जहां पर लगभग 50-50 लाख पेपर्स एक बार में छाप दिए जाते हैं, मिनटों में। आप क्या बात कर रहे हो? अपनी भाषा में अच्छे लेखक या कवि ना होना, लेखकों की क्या कवि, अभी मैंने तुलसीदास के बारे में बताया, अभी मैंने प्रेमचंद के बारे में बताया, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया। तो ये जितने भी कवि हैं, कवियों की क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। अपनी भाषा के प्रति हीन भावना का होना, ये आपका शो कर जाता है कहीं ना कहीं। ठीक,
ये आपकी आप क्या करते हो कि हिंदी को छोड़ के आप अंग्रेजी की ओर जा रहे हो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो हिंदी से हमारा कुछ होगा ही नहीं। हम उसको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। और भारत की तो बात की जाए, यहाँ पर समझदार व्यक्ति किसको माना जाता है? जो अंग्रेजी में बात करता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति हीन भावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए, आपको उसके हिसाब से चलना है। अब देख लीजिए, दीक्षित सर ने जो बोला वही आ गया, कुछ अलग तो आया नहीं। सो संकृत में उपसर्ग है। मैं पहले ही बोल रहा था, ऐसे वर्ड में प्रत्यय उपसर्ग पूछ सकता है, विलोम शब्द पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकता है, तत्सम तद्भव पूछ सकता है, कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है सो संकृत, इसको आप लिख सकते हो सो प्लस संस्कृत। क्लियर है मेरे भी? सो प्लस संस्कृत। तो पहले जो आता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, जैसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और बाद में अगर कोई वर्ड आता है जैसे मानवता, तो ये क्या होगा? मानव प्लस ता। तो बाद में आने वाले को हम क्या बोलते हैं? बाद में आने वाले को बोलते हैं प्रत्यय, जैसे हम क्या बोलेंगे? सफिक्स कहते हैं। तो मेरा भाई प्रीफिक्स क्या होगा, यानी कि उपसर्ग क्या होगा? सो होगा। तो सुन्स गलत, कृत गलत, और स गलत, सो आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है इसमें तो। हाँ, टाइम ही नहीं लगाना बिल्कुल। इतना सरल सवाल क्यों पूछते हैं ये, पता नहीं। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? भिन्न पूछा है, कौन सा इसमें शब्द समूह से भिन्न है? अच्छा बुरा, आधुनिक, बुराई। देखिए, बुरा हुआ, बुराई हुई, बात तो एक ही है। बुरा हुआ, अच्छा हुआ, और आधुनिक हुआ। काफी अच्छा प्रश्न है। बताइए भाई क्या होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही ज्यादा टफेस्ट है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में लिखोगे? चलिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, मैं भी बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। एक बात बताओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आधुनिक थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आधुनिक सही है? आधुनिक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आधुनिक सही है? देखिए, यहां अगर पहले वाले के साथ जाते हम अच्छा, तो मैं अच्छा के बाद लिख नहीं सकता लड़का? अच्छा लड़का है ये, लिख सकता हूँ कि नहीं? यहां पर क्या है? बुरा, तो बुरा के साथ मैं क्या लड़का नहीं लिख सकता? ठीक। अगर यहाँ है आधुनिक, आधुनिक, और लड़का की जगह पे अगर आधुनिक लड़का अच्छा ना लगे तो आधुनिक घर लिख दो। लेकिन यहाँ है बुराई, मेरे भाई यहाँ पर क्या आप लड़का लिख सकते हो? बुराई लड़का, बुराई लड़की, बुराई घर, कुछ नहीं लिख सकते। कहने का मतलब क्या है? ये है आपकी संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या है? विशेषण। ये है आपकी संज्ञा, संज्ञा से पहले विशेषण। ये है संज्ञा, संज्ञा से पहले विशेषण। ये भाई साहब बुराई है। क्या है? बुराई। बुराई क्या हो जाएगी? बुरा लड़का, और बुराई ऐसे बोल सकते हो ना, हमारी बुराई, हमारी बुराई। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? संज्ञा थोड़ी बन रही है। ये क्या है? और यहाँ पर देखोगे तो ये क्या आपको संज्ञा देखने को मिल रही है? नहीं। ये आपके तीनों किसके हैं? विशेषण के पार्ट हैं, ये अलग है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो आधुनिक को लगा रहे होंगे। ये वाली बात आपको देखनी पड़ेगी, और ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, तभी आप इनका आंसर लगाया करिए। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, संज्ञा सर्वनाम से पूछा है। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? शिक्षित, शिक्षा, शैक्षिक, शिक्षात्मक। क्या आप लिख सकते हो शिक्षित व्यक्ति? मैंने तो पढ़ा हुआ है शिक्षित व्यक्ति। जो भी शिक्षित सर की क्लास लेगा, एग्जाम क्वालिफाई करेगा, शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम से ही। शैक्षिक, और यहाँ लिख सकते हो एक सब्जेक्ट का नाम भी होता है शैक्षिक परिदृश्य। क्लियर है मेरे भाई? शिक्षात्मक गतिविधि लिख सकते हो, गतिविधि। और शिक्षा के साथ क्या लिखोगे? शिक्षा के साथ क्या लिखोगे आप? कोई लिखना, कोई लिख सकते हो वर्ड। शिक्षा के साथ नहीं लिख सकते।
कोई नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो हमारी शिक्षा, हमारी हमारी शिक्षा। अगर आपको संज्ञा ना पहचाने तो आप लगा दो हमारा हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। बाकी तो है ही नहीं। शिक्षित व्यक्ति व्यक्ति संज्ञा होगा, ये विशेषण का। शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक परिदृश्य, ठीक, शैक्षिक घटनाएं, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण। शिक्षात्मक भी हो जाएगा आपका विशेषण। तो शिक्षा क्या हो जाएगी, एजुकेशन क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत सरल है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे ना तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, पर दिमाग लगाते ही नहीं तुम। तो ये था आपका गद्यांश। ये मैंने आपको गद्यांश कराया। तो ये गद्यांश में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। आप तीनों में से अगर कोई काम नहीं करते तो मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन हाँ, आप क्लास ले रहे हैं, पर डे क्लास ले रहे हैं, तो आपका जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब आप ही लोग बोलेंगे बेहतर है, अच्छा है, मजा आ गया। क्लियर है? तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गद्यांश के साथ। बाकी सीडीपी की क्लास में मिलते हैं और मैथ्स की क्लास में मिलते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, जाओ एक बार देखो तो सही। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।